गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बीएससी बीएड पार्ट थर्ड में पेपर सेकंड प्लांट फिजियोलॉजी, इसके बारे में हम जानेंगे। वैसे बीएससी पार्ट थर्ड जो नॉर्मल बीएससी है उसमें भी प्लांट फिजियोलॉजी है, जो कि पेपर सेकंड पेपर है। उसमें भी ये सेकंड पेपर है और इसमें भी ये सेकंड पेपर है। तो प्लांट फिजियोलॉजी की बीएससी की जो क्लास है थर्ड ईयर की, वो मैं पहले ले चुका हूँ। इसमें 2-3 टॉपिक मैंने करवा भी दिए हैं। चूँकि यहाँ हम पढ़ रहे हैं बीएससी बीएड पार्ट थर्ड, यानी इंटीग्रेटेड का हम पढ़ रहे हैं, तो हम दोबारा से इसको देखेंगे। और इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है प्लांट वाटर रिलेशंस। प्लांट वाटर रिलेशन यानी पादप जल संबंध। इस टॉपिक की ओर अगर हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें पता होनी चाहिए, जो हम जानेंगे अभी। प्लांट फिजियोलॉजी की परिभाषा क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी की परिभाषा होती है वनस्पति विज्ञान की वो शाखा जिसमें पादपों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसको ही हम क्या कहेंगे? पादप कार्यकी या प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। पादप कार्यकी का जो जनक है वो कहते हैं स्टीफन हेल्स को। पादप कार्यकी का जनक स्टीफन हेल्स है। पादप कार्यकी की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वान हेलमोंट नामक वैज्ञानिक के प्रयोगों से इसकी शुरुआत हुई थी, और धीरे धीरे 16वीं शताब्दी के बाद इसमें और बहुत महत्वपूर्ण खोजें हुई। और जितनी भी प्लांट फिजियोलॉजी में जैविक क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाओं से मतलब है प्रकाश संश्लेषण, श्वसन की क्रिया, अंतःशोषण की क्रिया, विसरण की क्रिया, परासरण की क्रिया, ये सारी जो क्रियाएं हैं, इन सभी क्रियाओं के अध्ययन को हम प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। अब पादप कार्यकी मूल रूप से किस पर आधारित है? संपूर्ण रूप से ये जल पर निर्भर करती है। पादप कार्यकी क्रियाओं को होने के लिए सबसे पहले आवश्यकता जो है वो किसकी होगी? जल की होगी। और इसीलिए हम इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं पादप जल संबंध। तो हम जल के बारे में जानेंगे। जल क्या है, जल का महत्व क्या है, और इसके भौतिक और रासायनिक गुण। जल का महत्व और इसके भौतिक और रासायनिक गुण, हम इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे, ताकि हमें बाद में जो प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे तो हमें उनको समझने में आसानी रहेगी। अगर हमें जल का महत्व और इसके भौतिक और रासायनिक गुणों की जानकारी होगी, और ये सबसे पहला टॉपिक आपके यही है, तो सबसे पहले हम जल के बारे में विचार कर लेते हैं। जल क्या है? पौधों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं के लिए जल सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण घटक यानी आवश्यक घटक माना जाता है। पौधों में, पादपों में अगर हम देखें तो 70 से 95% जल की मात्रा पादप शरीर में पाई जाती है। यानी कि पादप शरीर के कुल भार का कितना परसेंट? 70 से 95% जो है वो जल की मात्रा पादप शरीर में पाई जाती है। जो काष्ठीय ऊतक है, काष्ठीय ऊतकों में जल की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होती है। तुलनात्मक रूप से कम होती है। और शुष्क बीजों में इसकी मात्रा कितनी परसेंट होती है? 5%। शुष्क बीजों में कितनी होती है? 5%। तो हम ये कह सकते हैं कि जीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं के लिए जल एक महत्वपूर्ण और आवश्यक घटक है। 70 से 95% जल की मात्रा पादप शरीर के कुल भार का पादप में पाई जाती है। काष्ठीय ऊतकों में जल की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होती है, और शुष्क बीजों में जल की मात्रा 5% तक होती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। वो इसलिए कहते हैं
क्योंकि जल पादपों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं के लिए प्राकृतिक माध्यम उपलब्ध कराता है। कौन सा माध्यम? प्राकृतिक माध्यम उपलब्ध कराता है। आगे हम जानेंगे जल का महत्व क्या है। जल का महत्व तो एक एक करके हम इसके जो टॉपिक हैं वो देखेंगे। जल का पादपों के लिए महत्व, सबसे पहला आता है इसमें प्रोटोप्लाज्म का घटक। तो जल क्या है? जल प्रोटोप्लाज्म का घटक है, क्योंकि कोशिका में होता है प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के जो अणु हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, वो इसमें घुलित अवस्था में रहते हैं। चूँकि प्रोटोप्लाज्म में 70 से 90% जो सजीव कोशिकाएं हैं उनमें जल की मात्रा पाई जाती है, और जो प्रोटोप्लाज्म में विभिन्न संगठक के अणु हैं उनकी संरचना और उनके कार्यों के लिए जल उत्तरदायी होता है। प्रोटोप्लाज्म में अगर जल की कमी हो जाती है तो जैविक क्रियाएं धीमी पड़ जाएगी, और अगर जल की मात्रा विशिष्ट स्तर से भी कम हो जाए तो कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म का एक प्रमुख घटक किसको माना जाता है? जल को माना जाता है। दूसरा आता है इसमें प्रोटोप्लाज्म घटक के बाद विलायक के रूप में, विलायक के रूप में। तो जल क्या है? सार्वत्रिक विलायक है, और प्रोटोप्लाज्म में जितने भी जो मॉलिक्यूल अणु हैं, संगठक है, वो घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। क्योंकि जल में ये घुले हुए रहते हैं, तो हम ये सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि कोशिकाओं में जल विलयन के रूप में पाया जाता है। तीसरा जो है, अब विलयन के रूप में पाया जाता है तो इसमें जैविक क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। तीसरा आता है इसमें स्थानांतरण माध्यम। स्थानांतरण माध्यम, तो जल क्या करता है? जल बाह्य वातावरण से कोशिकाओं में, बाह्य वातावरण से कोशिकाओं में जल और जो खनिज पोषक तत्व हैं, गैसें हैं, उनको यह क्या करता है? स्थानांतरित करने का काम करता है। यानी कि बाह्य वातावरण से जल खनिज तत्व जो भी हैं वो किस में आएंगे? कोशिका में आएंगे। और पादप की अगर बात करें तो पादप में एक भाग से दूसरे भाग तक इन पदार्थों, खनिज पोषक तत्वों का स्थानांतरण किसके माध्यम से होगा? जल के माध्यम से होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं फ्लोएम और जाइलम में खनिज पोषक तत्वों और जल का स्थानांतरण किस माध्यम में होता है? जलीय माध्यम में ही होता है। नंबर 4 है इसमें रासायनिक अभिकारक के रूप में। तो कोशिकाओं में जब जल का अपघटन होता है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयनों का निर्माण होता है। हाइड्रोजन आयनों का बाद में उपयोग किसमें कर लिया जाता है? CO2 के अपचयन में। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जल एक रासायनिक अभिकारक के रूप में काम आ रहा है। तो रासायनिक अभिकारक के रूप में काम आते हुए जल का अपघटन होने से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयनों का निर्माण होता है, और जिसमें से हाइड्रोजन आयन बाद में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान CO2 के अपचयन में काम आ जाते हैं। इसके बाद आता है नंबर 5 विलयों की आयनीकरण में, विलयों का आयनीकरण। तो जल क्या करता है? जल विलयों का आयनीकरण करने का काम करता है। अब कैसे करता है? क्या होता है कि जब कोशिका में विलय ट्रांसफर होते हैं उसके प्रोटोप्लाज्म में,
तो जल क्या करेगा, उन विलय के कणों को, या हम ये कह सकते हैं कि जब विलय के कण जल अवशोषित कर या जल की उपस्थिति पर अपघटित हो जाते हैं और आयनों में बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे ये आयनों में बदल गए हैं और इन आयनों के चारों तरफ जल क्या कर लेता है, एक कवच बना लेता है। इस तरह से कवच बना लेगा और इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन सेल। इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रेशन सेल कहेंगे। तो यहां पर जल एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह काम करता है, यानी ये क्या करेगा, ये इन विलयों के जो आयन हैं उनको परस्पर एक दूसरे से क्या रखेगा, ये पृथक रहेगा, जिससे कि ये विलय के कण लगातार विसरणशील बने रहते हैं। दोबारा से देखेंगे हम विलयों का आयनीकरण कैसे करता है, कि जल क्या करेगा, विलयों के लिए एक इलेक्ट्रिक डायपोल का काम करता है। जब विलय जल में घुल जाते हैं तो जल क्या करेगा, जल के अणु विलय के आयनों, यानी कि जो आयन हैं उन आयनों या अणुओं के चारों तरफ एक हाइड्रेशन सेल बना लेता है, जिससे ये लगातार एक दूसरे से पृथक और विसरणशील बने रहते हैं। तो ये है इसका पांचवा। अगला आता है इसमें नंबर 6। नंबर 6 है गुरु अणुओं का अपघटन। तो कोशिकाओं में गुरु अणु होते हैं और गुरु अणु क्या क्या कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन है, स्टार्च है, ये गुरु अणु होते हैं। तो इन गुरु अणुओं का अपघटन करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जल की उपस्थिति में ये गुरु अणु अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, और अपघटित होने से होगा क्या, जब ये अपघटित हो जाएंगे तो इनका परिवहन और स्थानांतरण आसान हो जाता है, यानी सुगम अवस्था में होता रहता है। इसके बाद आता है नंबर अगला, नंबर 7, अंगों की स्फीति में। तो जल पादप अंगों की स्फीति को बनाए रखता है। लगातार जब जल इसमें पादप अंगों में उनकी कोशिकाओं में उपस्थित होगा तो जैविक क्रियाएं, समस्त जो जैविक क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी, जिससे उनके अंगों में स्फीति बनी रहेगी और वृद्धि और विकास के लिए पादपों में स्फीति का होना आवश्यक है। तो पादप अंगों की स्फीति को बनाए रखने का काम कौन करता है, जल करता है। नंबर इसमें 8 आता है तापमान नियंत्रण। नंबर 8 इसमें है तापमान नियंत्रण। अब तापमान नियंत्रण कैसे करेगा ये हम जानते हैं। अगर हम इसके जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जल की, जो भौतिक और रासायनिक गुण है, उसमें हम देखते हैं कि जल की विशिष्ट ऊर्जा उष्मा अधिक होती है, जो कि इसमें तापमान को बनाए रखने का काम करती है। तापमान यानी हम ये कह सकते हैं कि जल की वाष्पन और विशिष्ट उष्मा अधिक होने के कारण पादप क्या करते हैं, पादप लगातार विकिरणों का अवशोषण करते रहते हैं और लगातार विकिरणों का अवशोषण करने के बावजूद ये अपने तापमान को कंट्रोल किए हुए रहते हैं, यानी कि इनमें तापमान नियंत्रण में रहता है। वो किस लिए रहता है, क्योंकि जल की वाष्पन और विशिष्ट उष्मा उच्च होती है, इसलिए। इसके बाद आता है इसमें अगला नंबर 9, पादप गतियां। तो पादपों में विभिन्न प्रकार की गति पाई जाती हैं, जैसे पुष्प का खुलना और बंद होना, पत्तियों की गति है, बीजों की जो गति है प्रकीर्णन होना। तो ये सारी जो पादप गतियां हैं वो किस माध्यम में होती हैं, जलीय माध्यम में होती हैं। तो लगातार पादप गतियां पादप गतियां जो है वो जल की सहायता से लगातार चलती रहती हैं। पादप गति
इसलिए भी चलती रहती हैं क्योंकि जल की उपस्थिति में कोशिकाओं में स्फीति बनी रहेगी, कोशिकाओं में स्फीति बनी रहेगी तो अंगों में भी स्फीति बनी रहेगी, जिससे समस्त जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी और जिससे पादप गतियां जो नॉर्मल जो फेज है उसमें होती रहेंगी। इसके बाद है नंबर 10, जीवन चक्र का माध्यम। तो जल क्या है? जल जीवन चक्र का माध्यम भी है। बीजों का, फलों का, पराग कणों का, इन सब का जो प्रकीर्णन है वो किस माध्यम में होता है? जल के माध्यम से होता है। यानी कि जल बीजों को, पराग कणों को एक स्थान से अन्यंतर दूसरे स्थान पर पहुंचाता रहता है, जिससे क्या होगा? जैसे परागकण दूसरे स्थान पर या दूसरे पौधों पर जाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो निषेचन की क्रिया यानी कि उनमें जनन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये क्या है? पीढ़ी को आगे पहुंचाने का काम भी जल करता है, यानी जीवन चक्र का ये क्या है? माध्यम भी है। कुछ पादप ऐसे भी हैं जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, उनमें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो ये है इसके 10 जो महत्व हैं, ये आपको याद रखने हैं। पहला प्रोटोप्लाज्म का घटक है, दूसरा विलायक के रूप में, तीसरा स्थानांतरण माध्यम, चौथा रासायनिक अभिकारक, पांचवा है विलयों का आयनीकरण, जिसमें मैंने आपको बताया कि जल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का काम करता है। जल जो आयन है उनके चारों ओर क्या बना लेगा? एक हाइड्रेशन सेल बना लेता है और इस हाइड्रेशन सेल की वजह से जो आयन है वो परस्पर एक दूसरे से पृथक और लगातार डिफ्यूजिबल यानी कि विसरणशील बने रहते हैं। गुरु अणुओं का अपघटन, प्रोटीन, स्टार्च जैसे गुरु अणुओं का अपघटन जल के माध्यम से ही होता है, जिससे इनका परिवहन कोशिकाओं में सुचारू रूप से और निरंतर होता रहता है। इसके बाद अंगों की स्फीति में, अंगों की स्फीति को बनाए रखता है तापमान नियंत्रण, विशिष्ट ऊष्मा और वाष्पन ऊष्मा उच्च होने की वजह से पादपों में तापमान नियंत्रित रहता है। लगातार विकिरण अवशोषण करने के बावजूद भी पादप अपने तापमान को नियंत्रित बनाए रखते रहें। इसके बाद है पादप गतियां, पादपों में होने वाली विभिन्न प्रकार की गतियां, पुष्पों का खुलना, बंद होना, पत्तियों की गति, तो ये सब क्रियाएं भी क्या है? जल के माध्यम से ही होती है। और 10वां है जीवन चक्र का माध्यम। पादपों के अंदर जल जीवन चक्र के माध्यम का काम करता है, यानी कि बीजों का, फलों का, पराग कणों का, इनका जो प्रकीर्णन है वो लगातार जल के माध्यम से होता रहता है। और साथ ही साथ ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट जैसे पादपों में निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका महत्व क्या है। इसके बाद हम जानेंगे जल के फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक और रासायनिक गुण। जल के भौतिक और रासायनिक गुण। जल के भौतिक और रासायनिक गुणों में सबसे पहला आता है क्वथनांक। क्वथनांक होता है इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल का क्वथनांक सर्वाधिक होता है और जल का क्वथनांक सर्वाधिक होने की वजह से जल का क्वथनांक सर्वाधिक होने की वजह क्या है? वजह होती है जल के जो अणु हैं उनके बीच प्रबल अंतराण्विक बंध पाए जाते हैं और यही इनकी वजह होती है। तो जो जैविक क्रियाएं हैं वो अब संभव नहीं हो पाती अगर जल का क्वथनांक उच्च या सर्वाधिक नहीं होता, तो पादपों में होने वाली जैविक क्रियाएं संभव नहीं होती। दूसरा आता है इसमें गलनांक। गलनांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल का गलनांक भी कैसा होता है? सर्वाधिक होता है। और ये भी किसका परिणाम है? ये भी जल में उपस्थित जो अणु हैं उनमें अंतर आणविक बंध जो होते हैं वही गलनांक के उच्च होने का भी कारण होते हैं। क्वथनांक और गलनांक सर्वाधिक होने की वजह से ही पादपों में जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहती हैं। इसके बाद आता है नंबर तीसरा घनत्व।
घनत्व होता है इसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब घनत्व से रिलेटेड आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जल का जो घनत्व है वो सर्वाधिक यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो कई बार क्या होता है कि जो झील और समुद्र है, या झील का हम उदाहरण दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम तापमान यानी न्यून तापमान हो जाने पर जो झील है उसमें जो नीचे के स्तर का या निचले स्तर का जो जल है वो ऊपर की ओर उठता है और सतह पर आकर जम जाता है। तो जल जो नीचे की सतह का जो जल है वो ऊपर की ओर आकर सतह पर जम जाएगा और नीचे क्या है, नीचे द्रव अवस्था में लगातार जल बना रहता है। तो इसी तरह हम देखते हैं इसका कारण क्या होता है, इसका कारण इसका घनत्व ही है। और इसी वजह से जो जमी हुई झीलें हैं, उन जमी हुई झीलों की जो ऊपरी सतह जो जम जाती है उससे नीचे जो है वो वहाँ पर सजीव लगातार अपना जीवन चक्र चलाते रहते हैं, यानी कि वहाँ जीवित अवस्था में पादप, प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, फाइटोबैंथोज ये सब वहाँ पर पाए जाते हैं। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि इसका घनत्व कैसा है, उच्च होता है। इसके बाद है विशिष्ट ऊष्मा नंबर 4। विशिष्ट ऊष्मा तो तरल अमोनिया के बाद सर्वाधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा तरल अमोनिया के बाद कैसी होती है, सर्वाधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या है, विशिष्ट ऊष्मा का मतलब है किसी पदार्थ का 1 डिग्री दोबारा सुनिए, विशिष्ट ऊष्मा क्या है। विशिष्ट ऊष्मा है पदार्थों का तापमान 1 डिग्री या पदार्थों का 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। और विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, इसी वजह से ये पौधों में तापमान नियंत्रण में सहायक होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम महत्व की बात कर रहे थे तब, कि जो विशिष्ट ऊष्मा और नंबर 5 वाष्पन ऊष्मा, ये दोनों सर्वाधिक होती हैं। और इसी वजह से पौधे लगातार अपने तापमान को नियंत्रित बनाए रखते हैं। लगातार विकिरणों का अवशोषण, जैसे बाहर फील्ड में जितने भी पेड़ पौधे, छोटे पौधे, बड़े पौधे, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो लगातार विकिरणों का अवशोषण, सूर्य से आती हुई विकिरणों का अवशोषण करते हैं। फिर भी वो अपने तापमान को इसीलिए बनाए रखते हैं क्योंकि उनमें विशिष्ट ऊष्मा और वाष्पन ऊष्मा कैसी होती है, उच्च होती है। ठीक है, तो वाष्पन ऊष्मा हम बता सकते हैं 540 कैलोरी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 596 कैलोरी होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर 6 गुप्त ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा, वाष्पन ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा भी सर्वाधिक होती है। जल की विशिष्ट जो गुप्त ऊष्मा है वो भी कैसी होती है, सर्वाधिक होती है। गुप्त ऊष्मा है क्या, गुप्त ऊष्मा है किसी भी ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। और गुप्त ऊष्मा के कारण से ही जो पानी का, अगर किसी भी कोशिका में जल का जमाव शुरू होता है तो उससे पहले ही गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो जम नहीं पाता, यानी कि कोशिकाओं में जल जम नहीं पाता। क्यों नहीं जम पाता, क्योंकि जल की गुप्त ऊष्मा कैसी होती है, उच्च होती है। इसके बाद आता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या है, ऐसा बल जो जल की सतह पर होता है उसको ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 72 अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 72 अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो मैं बात कर रहा था पृष्ठ तनाव की, कैसा होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 72 अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और पृष्ठ तनाव की वजह से ही जल रसारोहण की क्रिया कर पाता है। रसारोहण की क्रिया में हम देखते हैं कि जो 0.003 mm की जो केशिका नली है उसमें भी जल कितना, केशिका नली ये 0.003 mm की होती है और इस नली में भी जल 120 सेंटीमीटर तक ऊपर चढ़ सकता है। तो इसका जो मुख्य कारण है इसका पृष्ठ तनाव। ठीक है, इसके बाद पृष्ठ तनाव को हम ऐसे भी बता सकते हैं कि जो जल के द्वारा जो रसारोहण की क्रिया होती है वो किस वजह से होती है, जल के पृष्ठ तनाव की वजह से होती हैं, सरफेस टेंशन। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर 8। नंबर 8 है इसमें तनन सामर्थ्य। तनन सामर्थ्य जो टेंसिल स्ट्रेंथ है उसकी वजह से क्या होता है, देखिए जल के अणुओं में आसंजन और ससंजन का गुण पाया जाता है। जल के अणुओं में आसंजन और ससंजन का गुण पाया जाता है और ये आसंजन और ससंजन बल ही रसारोहण जैसी क्रियाओं के लिए आवश्यक भी होते हैं। तो तनन सामर्थ्य यानी ससंजन और आसंजन बलों की सहायता से ही जल लगातार ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। पादपों में लगातार जल ऊपर की ओर पत्तियों तक चढ़ता रहता है। इसके बाद आता है इसमें नंबर अगला है विस्कासिता। तो श्यानता जो है जो विस्कासिता है, विस्कासिता की वजह से भी जल लगातार आसानी से ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। क्यों बढ़ता रहता है, क्योंकि इसकी विस्कासिता द्रव अवस्था में कैसी होती है, कम होती है। जल की विस्कासिता द्रव अवस्था में कम होने की वजह से जल लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। इसके बाद आता है इसमें नंबर 10। नंबर 10 है इसमें शांता। ये शांता और विस्कासिता एक ही है। नंबर 10 है रंगहीन। यहां लिख देता हूं ऊपर, रंगहीन। तो जल कैसा होता है, रंगहीन होता है। और रंगहीन होना भी इसमें एक महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि जल के रंगहीन होने की वजह से ही जो झील है, जो समुद्र है, उनमें इस जल की जो ऊपरी सतह है उसको भेदकर नीचे गहराई तक पहुंच जाता है, जिससे कि गहराई में उपस्थित जो पौधे हैं, छोटे जो लगातार जो एल्गी हैं, वो क्या करते रहते हैं, लगातार प्रकाश संश्लेषण करते रहते हैं। तो रंगहीन होने की वजह से जो जलीय तंत्र है उसमें गहराई तक प्रवेश कर जाता है, जिससे वहां पर जीवन सामान्य अवस्था में चलता रहता है। ठीक है, ये है इसका। और इसके बाद आता है नंबर लास्ट, नंबर अगला है इसमें नंबर 11, विसरण, परासरण, अंतःशोषण और समस्त जैविक क्रियाएं। समस्त जैविक क्रियाएं, इन सब के लिए जल क्या करता है, एक प्राकृतिक माध्यम का काम करता है। ठीक है, तो ये हमने देखे इसके भौतिक और रासायनिक गुण। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम जानेंगे डिफ्यूजन के बारे में, विसरण। ये हमारा पहला बल होगा, विसरण।